बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 में आपके पास जो लास्ट टॉपिक रह गया दैट इज हेस लॉ। हेस लॉ में हमारे पास जो है उससे पढ़ने से पहले आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में स्टेट द लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एंड शो हाउ आर दे बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री असल में लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ही है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और दूसरा जो लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री है वो हेसेस लॉ है कि ओवरऑल एनर्जी चेंज या सिग्मा डेल्टा एच इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हम आगे आज हेस लॉ पढ़ने लगे हैं, उसी में आपके पास ये दोनों लॉस आ जाएंगे। नेक्स्ट बी पार्ट है व्हाट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो जो हम इक्वेशंस लिखते हैं जिनके नीचे आप जिनके आगे डेल्टा एच यानी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के हवाले से जब आप उनकी वैल्यूज लिखते हैं तो उन्हें हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। गिव 3 एग्जांपल्स। तो जो आपने चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर में थर्मोकेमिकल इक्वेशंस पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी आपको पता होगा, यहाँ पे हमने इस चैप्टर में कोई भी इक्वेशन जिसके आगे डेल्टा एच की वैल्यू लिखी हो। फॉर एग्जांपल ये कार्बन ग्रेफाइट है, जब उसकी कंबस्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है डेल्टा एच, इन दिस केस इज -393.7 किलो जूल पर मोल। दिस इज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास जो केमिकल एनर्जी है उसमें जो हीट एनर्जी चेंज आता है उसको एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक, तो ये आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। इस तरह की तमाम इक्वेशन जो है तीन किस्म की, तीन इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। वो आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे हेसेस लॉ, उसमें भी आप उसे देख सकेंगे। ठीक है, वहां से भी आप उसकी वैल्यूज जो है कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, जी। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज why is it necessary to mention the physical states of reactants and products in thermochemical reaction? Apply Hess's law to justify your answer. तो मेंशन करना जरूरी है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बाकी डिफाइन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग solution of a strong base, the heat of neutralization is found to be nearly the same in all cases. How do you account for this? तो जब हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में एक्चुअली जो हीट इवॉल्व होती है वो हीट जो है हमेशा के लिए जो है जो हम हीट इसमें इवॉल्व होती है -53.7 किलो जूल पर मोल, वो एक्चुअली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। और न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस आपको समझाया था, प्रैक्टिकल में भी आपको समझाया था कि न्यूट्रल का मतलब है न्यूट्रल चीज। तो न्यूट्रल चीज पानी है। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर वाटर बनाते हैं। सो उस दौरान जो हीट इवॉल्व होती है वो -57 फिक्स होगी। अब कोई भी एसिड कोई भी बेस आप ले लें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। हीट क्या है? हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जबकि टेम्परेचर जो है हीट को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ये क्या है? ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का एक जरिया है। जबकि टेम्परेचर क्या है? इसे आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, याद है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो Q हीट को कहते हैं। दोनों अगरचे इनके यूनिट जो है वो जाउल्स या कैलोरीज में लिए जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। जबकि हीट जो है दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द टू बॉडीज। ठीक है, राइट अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। याद है आपको Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ पे इक्वेशन मैथमेटिकल रिलेशनशिप तो यही है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो ये हीट और टेम्परेचर का आप कह लें रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मेजर हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ अ सब्सटेंस बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है और इसी तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हाउ डज इट एक्सप्लेन? क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई और क्यू पी। तो आपको हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी पढ़ा चुकी हूँ। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन डेल्टा ई एंड डेल्टा एच? तो डेल्टा ई क्या था? इंटरनल एनर्जी चेंज जो कि Q प्लस W के बराबर था, जबकि डेल्टा ए जो था वो डेल्टा ई प्लस पी
डेल्टा वी के बराबर था। ठीक है ना, यानी कि डेल्टा ए जो है इंथैल्पी चेंज है जिसमें इंटरनल एनर्जी चेंज और उसके साथ साथ आपके पास डेल्टा ई भी आ जाता है और डेल्टा डब्ल्यू भी आ, यानी कि क्यू डेल्टा क्यू वी भी आ जाता है। ठीक है, is that true that delta H and delta E have the same values of reaction taking place in solution state? अब solution state में यही होता है कि डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल ही आते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपके पास जो रिएक्शंस है सोल्यूशन स्टेट में जब किए जाते हैं तो उसमें हीट इवॉल्व और डेल्टा ई चेंज इक्वल आता है। ठीक है, बट आर स्पॉन्टेनियस ये हमने नहीं किया था, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके सिलेबस में था। और इससे क्वेश्चन नंबर 11 भी है जो आज हमारा टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 11 दैट define and explain Hess law of constant heat of submission and lattice energy of by Born-Haber cycle। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस एक्सरसाइज में आपके पास न्यूमेरिकल्स भी हैं, लेकिन चूंकि गर्ल्स इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स नहीं आने और टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं करवाऊंगी। ओके डन। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हेस लॉ। ठीक है, व्हाट इज हेस लॉ? तो हेस लॉ पढ़ने के लिए हम पीछे चलते हैं।